नमस्कार, स्वागत है आपका पंचनामा में। खबरों का पुराना दौर लौट आया है। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद। अब कोई भी बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाल। सेना में नौकरी के लिए सरकार ने खोला है पिटारा, लेकिन इस अग्निपथ की अवधि है सिर्फ 4 साल। नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। मॉनसून से पहले बारिश ने बिगाड़ दी है कई शहरों की सूरत। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, साथ में आपके शिखा ठाकुर। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बनाया था धमकी के बहाने बॉलीवुड से वसूली का प्लान। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी के साथ पंचनामा में मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। 10 घंटे पूछताछ कल हुई थी, आज दूसरे दिन। पहले राउंड में 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। दूसरे दौर की पूछताछ जारी है। राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब को लेकर सड़कों पर कार्यकर्ताओं का संग्राम देखने को मिला। ईडी के सामने पेशी से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मंथन भी किया। राहुल के साथ ईडी दफ्तर की तरफ कदम बढ़ा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन राहुल गांधी से शेयर पैटर्न को लेकर पूछताछ की गई। राहुल गांधी से पूछा गया, एसोसिएट जर्नल में कुल कितने शेयर थे, कितने शेयर खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, शेयर खरीद की पेमेंट किस खाते से की गई। ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भास्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे समेत यंग इंडियन कंपनी को भी आरोपी बनाया गया था। इसी एफआईआर के तहत राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और इसी एफआईआर के तहत सोनिया गांधी को भी पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। दरअसल राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर पॉलिटिकल पारा आज भी चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आज भी कांग्रेस का पॉलिटिकल पैटर्न वही रहा। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता सड़कों पर पसीना बहाते नजर आए। राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को कांग्रेस बदले की भावना बता रही है, जबकि बीजेपी इसे घोटाले का नतीजा बताकर घेर रही है। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। जैसा आप देख रहे हैं, जो नाटक नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। बीजेपी का आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी के जरिए एसोसिएट जर्नल के अधिग्रहण में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ। यंग इंडियन के 38% शेयर राहुल गांधी के पास हैं। ईडी की शुरुआत को लेकर अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे आंदोलन का रूप देने में लगी है। प्रयागराज हिंसा के पीछे की साजिश से धीरे धीरे पर्दाफाश होता जा रहा है। उपद्रवियों को मुफ्त में पेट्रोल डीजल दिए गए थे। प्रयागराज में 10 जून को ही हिंसा की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, साजिश का पूरा गेम साफ होता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में भाड़े के बाइकर्स ने बवाल मचाया था। हिंसा में इस्तेमाल कई गाड़ियां दूसरे जिले से आई थी, जिनकी अब नंबर के सहारे तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उपद्रवियों की गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल डीजल भरवाया गया था। भीड़ में शामिल युवाओं को पैसे भी दिए गए थे। हिंसा में फंडिंग की जांच के लिए 2 मजिस्ट्रेट और 2 सीओ को लगाया गया है, जो 200 से ज्यादा खातों की पड़ताल कर रहे हैं। हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई दंगाइयों से भी करवाई जाएगी। जिन उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस उनके पोस्टर लगाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक जावेद पम्प के परिवार पर भी कस सकता है शिकंजा। लिंचिस्तान दुनिया के नक्शे पर यह जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ट्विटर पर अपनी लोकेशन लिंचिस्तान बताने वाली ये प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पम्प की बेटी आफरीन फातिमा है। आज हम जब उतरे हैं, सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। अफजल गुरु की हिमायत करने वाली आफरीन अब अपने ट्विटर बायो के लिए चर्चा में है।  ।                                                                                             क                                                                         क  य क य खुफिया एजेंसियां अब आफरीन के ट्विटर अकाउंट की पड़ताल में जुट गई हैं।
दूसरी तरफ जावेद पम्प का परिवार बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दस्तक देने की तैयारी में है। रविवार को प्रयागराज में जावेद पम्प का करोड़ों का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया था। दरअसल जावेद पम्प के परिवार का दावा है कि ये घर उनकी पत्नी के नाम पर है। ऐसे में परिवार मुआवजा और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां चलने की वजह से ये सुनवाई जुलाई में ही हो पाएगी। साथ ही राज्य में जुमा को हुई हिंसा को लेकर के जांच तेजी से जारी है। राज्य हिंसा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पुलिस ने हिंसा के आरोपियों की तस्वीर अब जारी की है। राज्य पुलिस की तरफ से 33 आरोपियों की तस्वीर जारी करते हुए पहचानने में मदद की अपील की गई है। क्या रोकी जा सकती थी रांची की हिंसा? क्या रांची को जलने से रोकने में नाकाम रही पुलिस? ये सवाल इसलिए क्योंकि आईबी ने करीब 150 लोगों के रांची में अराजकता फैलाने का इनपुट पहले ही दे दिया था और ये बात खुद झारखंड के डीजीपी ने कबूल की है। रांची जिला प्रशासन हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से करने की तैयारी में है, जिसके लिए घरों और मकानों की जानकारी निकालकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रांची हिंसा में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड की रांची हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट भी मांगी है। रांची में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अब भी 12 थानों में धारा 144 लागू है। दस जून यानी शुक्रवार को हुई हिंसा में अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बीते शुक्रवार को यूपी, बंगाल और झारखंड में नमाज के बाद हिंसा हुई थी। अब धीरे धीरे इस हिंसा के पीछे की परतें खुलती जा रही हैं। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर यानी DFRAC की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने 7000 ट्विटर अकाउंट के जरिए हिंसा की साजिश रची। इन ट्विटर अकाउंट के जरिए फेक न्यूज वायरल किए गए और दंगा भड़काने की स्क्रिप्ट तैयार की गई। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा विवाद और हिंसा से जुड़े जो भी हैशटैग चल रहे हैं, उसमें कमेंट करने वाले ज्यादातर पाकिस्तान के यूजर्स हैं। यानी पाकिस्तान इस मामले में भारतीय मुसलमानों को भड़काने में लगा है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 से ज्यादा ट्विटर यूजर्स के नेचर ऑफ पोस्ट और कमेंट बिहेवियर की एनालिसिस की है। प्रयागराज हिंसा के बाद बुलडोजर पर राजनीति हो रही है, लेकिन सीएम योगी ने कह दिया बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। रविवार को प्रयागराज में हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर चला तो विपक्षी नेताओं ने विरोध के बयानों से तूफान खड़ा कर दिया। अब इसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध है। ये कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब साफ है कि बुलडोजर पर ब्रेक लगने वाला नहीं है। लेकिन AIMIM प्रमुख ओवैसी योगी सरकार को घेर रहे हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल अगर करते रहेंगे तो फिर अदालत का, जजेस का, पुलिस की क्या जरूरत है? तो इसलिए ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इल्लीगल तरीके से नफरत की बुनियाद पर जो डिमोलिश किया गया था, वो घर उनके पिता के नाम पर नहीं था, वो नोटिस भी गलत है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज जैसे शहर में दंगे हुए, ये सब दंगाई मुसलमान थे। उन पर हजारों की संख्या में आपराधिक मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की गई और बुलडोजर चलाकर बदला लिया गया। यही बुलडोजर लद्दाख की सीमा में चीन ने जो अवैध सड़क, पुल, इमारतें बनाई हैं, उन पर कब चलाएंगे? चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। देश के सांप्रदायिक माहौल को हथियार बनाकर अब साइबर हमले की इंटरनेशनल साजिश भी शुरू हो गई है। नुपुर शर्मा के बयान पर घमासान और ज्ञानवापी विवाद पर छिड़े महाभारत को लेकर दुश्मनों ने देश के खिलाफ वॉर शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया में बैठे हैकर्स ने 70 से ज्यादा वेबसाइट हैक किए हैं, जिसमें से 3 महाराष्ट्र सरकार की हैं। पिछले 3-4 दिनों में कुछ वेबसाइट्स हैक हुई हैं
ऐसा रिपोर्टेड है कि 70 एक वेबसाइट हैक हो गई हैं। कुछ बाहर के देशों के 1-2 ग्रुप्स हैं, एक मलेशिया का और एक इंडोनेशिया का है, ऐसा पता चल रहा है। ठाणे पुलिस की वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ड्रैगन फोर्स नाम के हैकर्स ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स से भारत में साइबर अटैक की अपील भी की। साथ ही मुसलमानों से माफी मांगने का मैसेज भी दिया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने स्ट्राइक बैक के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया है। पंचनामा में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में एक मौलाना पर हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने का केस दर्ज हुआ है। तकरीर में शब्द ऐसे कि हम आपको सुना नहीं सकते। इस मौलाना का नाम जर्जिस अंसारी है, जिस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस कानपुर में दर्ज किया गया है। जर्जिस अंसारी पहले भी विवादों में रह चुका है। आरोप है कि YouTube पर अपने भाषण में इस मौलाना ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। कानपुर के वकील अनिरुद्ध जायसवाल ने जूही थाने में वीडियो के आधार पर शिकायत दी, जिसके बाद ये केस दर्ज हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा को लेकर के मोर्चा खोलने वाले ओवैसी झूठी खबर फैलाने के लिए एफआईआर के फेर में अब फंस गए। ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की है। प्रदर्शन कर रहे लोग जगन्नाथ सेना से जुड़े हैं और संगठन की ओर से ओवैसी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सूरत की सभा में पिछले दिनों विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि पुरी में बौद्ध स्तूप को तोड़कर उसके ऊपर पुरी में ही श्री जगन्नाथ मंदिर को बनाया गया है। जगन्नाथ सेना ने झूठी खबर फैलाने के आरोप में केस दर्ज कराकर ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता में ममता बनर्जी की बहू से सीबीआई पूछताछ कर रही है। मामला कोयला घोटाले का है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई का जिन फिर निकल आया है, जिस पर जंग शुरू हो गई है। कोयला घोटाले में पूछताछ करने के लिए आज दोपहर को सीबीआई की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। दरअसल सीबीआई कोयला घोटाले केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के रोल की जांच कर रही है। दरअसल कोयला कांड में अनूप माझी, जिनको माफिया माना जाता है लाला को, उसके अकाउंट से लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं रुजिरा बनर्जी के बैंकॉक के अकाउंट में, जिसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इन तथ्यों के आधार पर ये जो लेन देन हुआ है, इसकी क्या कारण है। सीबीआई की टीम ऐसे समय पूछताछ के लिए पहुंची जब अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा दौरे पर हैं। इसको लेकर टीएमसी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। कल ममता बनर्जी भी दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक करने वाली हैं। ऐसे में सीबीआई की पूछताछ को मुद्दा बनाकर टीएमसी सियासी बवाल खड़ा कर सकती है। आज नौकरी को लेकर 2 बड़े ऐलान हुए हैं। एक तो ये कि मोदी सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी। दूसरा ये कि सेना में नौकरियों की घोषणा कर दी गई है। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है। इसके जरिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना है। सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी देने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए, जिनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बल में शामिल किए जाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। वेतन 30 से 40 हजार रुपए महीने का होगा और रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल रहेगी। अग्निपथ योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती मात्र 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद सभी अग्निवीरों की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी और 25% अग्निवीर ही अपनी सेवाएं सेना में जारी रख सकेंगे। जेडीयू ने अपने प्रवक्ता अजय आलोक को निलंबित कर दिया है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए।
टीवी डिबेट में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का चेहरा माने जाने वाले प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। अजय आलोक के साथ कुछ और नेताओं पर भी कार्रवाई की गई है। श्री अनिल कुमार सिंह प्रदेश महासचिव और श्री विपिन यादव प्रदेश महासचिव, श्री अजय आलोक प्रदेश प्रवक्ता, इन पर पार्टी ने पद मुक्त किया है पदाधिकारी से और प्राथमिक सदस्य निलंबन किया है। साफ तौर पर तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई की वजह जाहिर नहीं की है, लेकिन माना ये जा रहा है कि आरसीपी सिंह के करीबी होने की वजह से जेडीयू ने इन नेताओं पर एक्शन लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सलमान खान को धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग वसूली का धंधा शुरू करना चाह रहा था। आज ये खुलासा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुणे की पुलिस संदिग्ध शूटर संतोष जाधव से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के बीच महाराष्ट्र के गृह विभाग के सूत्रों ने एक बड़ा खुलासा किया है। खबरों के मुताबिक पिछले दिनों सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को चिट्ठी के जरिए जो धमकी दी गई थी, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ निकला है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को दी गई धमकी के जरिए अपने खौफ का माहौल बनाना चाहता था। लॉरेंस गैंग की मंशा इस धमकी के जरिए मुंबई के बड़े व्यापारियों और कलाकारों से वसूली करने की थी। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले 2018 में भी सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद सलमान की रेकी करने वाला एक बदमाश पुलिस ने तब पकड़ा भी था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आ चुका है और दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक पुलिस इस गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार कर इसका खौफ खत्म करने की तैयारी कर रही है। और इसमें ताजा अपडेट अब ये कि पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे पंजाब पुलिस के जवानों ने लॉरेंस को अपनी कस्टडी में ले लिया। पंजाब पुलिस थोड़ी देर में कोर्ट से लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड भी मांगेगी। तो ये एक बड़ी खबर आई है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका इस पूरे मामले से लेना देना है, अब तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन पंजाब पुलिस को अब इसकी जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आप ले जाइए और पूछताछ कीजिए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज वर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज, पंजाब पुलिस जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जांच कर रही थी, उनके लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, क्योंकि जांच में ऐसे तेजी आएगी। बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस के लिए काफी बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस ने जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका फॉर्मली अरेस्ट यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में दिखा दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोपहर करीब 3 बजे लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ अदालत में पेश किया। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस ने कोई रिमांड की मांग नहीं की और पंजाब पुलिस ने कोर्ट से कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की हमें कस्टडी चाहिए, क्योंकि हमारे केस में, सिद्धू मूसेवाला केस में वो एक्यूज है। इसके बाद कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया और अब थोड़ी देर बाद कोर्ट ने फॉर्मली अरेस्ट की इजाजत दे दी है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है और दोबारा से उसको कोर्ट में पेश किया गया है और वहां पर अब ट्रांजिट रिमांड की कोर्ट में पंजाब पुलिस ने अर्जी लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस की मुश्किलें थोड़ी दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड अगर मिल जाएगी पंजाब पुलिस को तो फिर सिद्धू मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ेगी। तो कोर्ट ने इजाजत दे दी है और पंजाब पुलिस अब से कुछ ही देर बाद उसे अपनी कस्टडी में भी ले लेगी। शुक्रिया मनोज वर्मा इस जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से खबर है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह AK-47 के मामले में दोषी करार हो गए हैं। घर से AK-47 बंदूक और हथियार की बरामदगी मामले में पटना की MP MLA कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस की टीम ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक के घर से पुलिस ने AK-47, हैंड ग्रेनेड, 36 राउंड गोली और 1 मैगजीन बरामद की थी। अब इस मामले में दोषी करार होने के बाद कोर्ट 21 जून को अनंत सिंह की सजा पर फैसला सुनाएगा। बाहुबली विधायक अनंत सिंह 2020 में RJD के टिकट पर चुनाव लड़े थे और मोकामा से विधायक चुने गए थे। अनंत सिंह पहले भी 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो गहलोत राहुल गांधी के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, तो उधर राजस्थान में आरक्षण को लेकर आंदोलन की आग तेज हो गई है।
सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर लाठी डंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं, जहां जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने 3 दिनों से जाम कर रखा है। राम नाम रटते रहो रे जब तक घर में प्राण। साथ ही आवाजाही रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं। असल में ये प्रदर्शन हो रहा है आरक्षण की मांग को लेकर। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। सैनी माली समाज 12% आरक्षण की मांग कर रहा है। आंदोलन को देखते हुए आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। आंदोलनकारियों ने धमकी दी है कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकने की भी धमकी दी है। इस आरक्षण आंदोलन का असर आने वाले दिनों में सब्जियों की खरीद बिक्री पर हो सकता है, क्योंकि राज्य में सैनी माली समाज ही सब्जियों की खेती करता है। सरकार ने राज्य के मंत्री विश्वेंद्र सिंह को बातचीत के लिए लगाया है। मौसम का अपडेट भी जल्दी से ले लेते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। गाड़ियां बहती हुई दिख रही हैं। गरजती बिजली, बरसते बादल और साथ में आया आफत का सैलाब। राजस्थान के रेगिस्तान में समंदर का नजारा। आसमान से बरसे मेघ ने हाल ऐसा बेहाल किया कि सड़क पर चलने वाली कार पानी में बहने लगी। भारी मूसलाधार बारिश की तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर की हैं, जहां मात्र 3 घंटे की बारिश में सड़कें दरिया बन गईं। गांवों का शहर से संपर्क टूट गया और लोगों के घर से लेकर दुकान तक बर्बाद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक बाड़मेर में 3 घंटे में करीब 67 मिलीमीटर तक बरसात हुई है, जिसकी वजह से इस कदर तबाही हुई। मौसम का मिजाज देखते हुए मौसम विभाग ने बाड़मेर समेत राजस्थान के 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो मानसून का मिजाज लगातार बदल रहा है और मानसून से पहले हो रही प्री मानसून की बारिश पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। सड़कों पर सैलाब, ट्रैफिक की जगह सड़क पर उतरी नाव, मूसलाधार बारिश से हुई बर्बादी की कहानी कहती ये तस्वीर असम के गुवाहाटी की है। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों का ग्राउंड फ्लोर पानी में है। एक शख्स की मौत भी हो गई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए गुवाहाटी में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। अब खबर खेल के मैदान से। क्रिकेट के मैदान पर आज टीम इंडिया के लिए कयामत की रात है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20। क्यों हर हाल में जीतना जरूरी है, जानिए। टीम इंडिया के लिए आज आर पार की लड़ाई है, क्योंकि 5 T20 की सीरीज में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से पहले 2 मैच हार चुकी है। अगर आज भी टीम हार गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सीरीज तो हाथ से जाएगी ही, साथ ही नंबर 1 का ताज भी छिन जाएगा। घर पर लगातार 7 T20 सीरीज से चला आ रहा विजय रथ रुक जाएगा। इसी साल के आखिरी में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को झटका लगेगा। इसलिए विशाखापट्टनम में आज विजय चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहां भारत का रिकॉर्ड अच्छा है। विशाखापट्टनम में वनडे और T20 को मिलाकर भारत ने 10 मैच खेले हैं और उसमें 8 में जीत मिली है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस लेकर जा रही है अपने हिरासत में। ये देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये शख्स दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे पूछताछ जब होगी, पंजाब पुलिस जब पूछताछ करेगी, ये उम्मीद की जा रही है कि ये पूरा जो मामला है ये खुल जाएगा। कोर्ट की इजाजत के बाद इसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया है और उससे सख्त पूछताछ में पुलिस को उम्मीद कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कुछ और राज फाश हो सकेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से ठीक 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं। 14 जून 2020 को सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत को गए आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए तमाम फैंस उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस और सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने भी इंस्टाग्राम के जरिए सुशांत को याद करते हुए कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ पुरानी यादें शेयर करते हुए लिखा है कि हर दिन तुम्हें याद करती हूँ। इसके साथ ही रिया ने दिल वाला इमोजी भी बनाया है। इस पोस्ट के साथ ही रिया ने सुशांत के साथ अपनी 3 तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में सुशांत और रिया की बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही है। रिया का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। फैंस को सुशांत की ये अनदेखी तस्वीरें एक बार फिर से भावुक कर रही हैं। सुशांत भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर वो हमारी यादों में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके निभाए किरदार आज भी उनकी याद दिलाते हैं। पंचनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई, जहां आज भी गिरावट जारी है। सेंसेक्स 153 अंकों की गिरावट के साथ 52,693 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 42 अंक गिरकर 15,732 पर ये बंद हुआ। बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस और मारुति के शेयर भी ऑन द मूव गिर गए। तो आज पंचनामा में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।